आज जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि एक्ट भी अब बन चुका है, जिसकी अमल दरामद रोका गया है, मैं समझता हूँ कि आज उम्मीद भी करते हैं कि इसका फ़ैसला आ जाएगा। ये दो लिहाज से बड़ा अहम है। एक तो ये कि इस केस की वजह से जो बहुत अहम तरीन मुकदमात हैं, जिसमें 90 डेज़ में अंदर इलेक्शंस जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पटिशन फाइल कर चुकी है और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन फाइल कर चुकी है, उसका फ़ैसला आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम बाउंड केस है। एक केस ऐसा होता है कि जो 2 महीने बाद भी फ़ैसला हो जाएगा तो उसका एक इम्पैक्ट उतना ही होगा। इसका मसला ये है कि इसको 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का इनकाद जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फ़ैसला वो बहुत अहम है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत अहम है कि क्या इसमें अपील का राइट रहेगा और क्या 50 साल पुराने मुकदमात भी इसके अंदर रीओपन हो सकते हैं या नहीं, इसका इतलाक़ रेट्रोस्पेक्टिव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी फ़ैसला होना है। क्या बेंच सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है या सीनियर मोस्ट 2 जजेस भी उसके साथ बैठ के आर्टिकल 184(3) का जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा उसके अंदर उनकी मुशावरत या उसकी जो कंसल्टेशन है वो ज़रूर शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस हवाले से भी फ़ैसला होगा। लेकिन दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि इस हवाले से ज़्यादा अहम बात यह है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फ़ैसला आने के बाद दूसरे जो अहम मुकदमात हैं उनकी बारी आनी है, जिसमें सबसे अहम, जैसे मैंने कहा, 90 डेज़ का इलेक्शन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है वो सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है। और आज आपको मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें स्टे दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसके अंदर अंडरटेकिंग दे रखी है, लेकिन बदकिस्मती से आज हमें पता चला है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया है KPK में। तो वो ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दी जाने वाली अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है और इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो अंडरटेकिंग सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं थी, ना सिर्फ बल्कि तमाम फौजी अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे भी मौजूद थी। तो लिहाजा अगर ऐसा कोई मामला होता है तो ये सरीहन तौहीन अदालत में जाएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में आज जमहूरियत डिरेल हो चुकी है, पाकिस्तान का आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है, पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। आज बदकिस्मती से जिस पे हमने पटिशन फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, हमने उसमें PTI की तरफ से ये कहा है कि आज पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं शख्स को मीडिया हाउस में पहुंचा दिया जाता है। अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई मुकदमा है, तो उसको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन आप देखेंगे उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया कराची से और वहाँ के होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने ये स्टेटमेंट दी है कि उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था, उसकी बुनियाद पर हमने गिरफ्तार किया। लेकिन क्या उस गिरफ्तारी के बाद आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन 24 घंटे में तो नहीं किया काम, 25 दिन के बाद उसको किसी मीडिया हाउस में पहुंचा दिया गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसी तरह सदाकत अब्बासी को उठाया गया, उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, उससे बयान दिलवाने के लिए एक और मीडिया हाउस ले जाया गया और उस मीडिया हाउस ने वो उसकी प्रेस टॉक नहीं रिलीज़ की, तो फिर उसके दूसरे दिन घर ले जाया गया, घर में उसकी वीडियो बनाई गई, वीडियो मीडिया को दी गई और उसके बाद फिर वही डाले वाले उसको वापस ले गए और कहाँ ले गए उसका कोई पता नहीं। इसी तरह शेख रशीद के साथ जो लोग गिरफ्तार किडनैप हुए थे, शाकिर साहब नामी बंदा, वो वापस आ गया, लेकिन शेख रशीद का अभी नहीं पता वो कहाँ है। आप इसी तरह देखो, फरुख हबीब को गिरफ्तार किया, किडनैप किया, उसके साथ उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार थे। जब वो
अरेस्ट हुए तो उनको 3 दिन बाद अदालत में पेश किया गया, लेकिन फरोख हबीब का अभी तक नहीं पता वो कहाँ है, वो किसकी कस्टडी में है और कौन अगवाकार हैं। देखें, इस तरीके से रियासतें नहीं चला करती। रियासत की बुनियाद अखलाकियात पे होती है, रियासत की बुनियाद आइन और कानून की बालादस्ती पे होती है, रियासत की बुनियाद कानून की हुक्मरानी में होती है। रियासत अगर अपने शहरियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना शुरू कर दे तो उसका नुकसान ये होता है कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत के अफराद फिर माँ से वो मोहब्बत का, प्यार का, इज्जत का रिश्ता मांगते हैं, लेकिन क्या रियासती इदारे ये माँ का किरदार अदा कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे तो उनके लिए सोचने का मकाम है। एक तरफ जमहूरियत को आप डिरेल कर रहे हैं, इलेक्शंस नहीं करा रहे, दूसरी तरफ एक पार्टी पीटीआई को क्रश करने के लिए तमाम रियासती इदारे, तमाम एजेंसियां, तमाम पुलिस और तमाम अफराद मिल के उसको क्रश करने में लगे हुए हैं। और उसके मद्दे मुकाबिल एक इश्तिहारी मुजरिम भगोड़ा उसको फैसिलिटेट करने के लिए पूरे पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे, एजेंसियां और सारे लोग मिलके उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन अवाम उनको मुस्तरद कर चुकी है। अब अवाम को फैसला करने दें। क्या इन मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम आज महंगाई, बेरोजगारी, बदतरीन किस्म की माशी अफरा तफरी का शिकार हो चुके हैं, क्या उनका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है? अगर वो है तो आप ऐसा जबर और जुल्म और बर्बरियत का माहौल ना पैदा करें कि अगर हमारे पीटीआई के लोग पीटीआई करक में जलसा करें तो उनको सीधी गोलियां आप मारते हैं। मर्दान और सवात में घर की 4 दीवारी के अंदर अगर कोई कॉर्नर मीटिंग करते हैं तो आप उनको जेलों में बंद कर देते हैं। यौम आज़ादी वाले दिन, 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा लेकर जो कार्यक्रम चलते हैं उनको आप जेलों में बंद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरे प्रोटोकॉल के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आप मौका दे रहे हैं कि वो इलेक्शंस की तैयारी करें। ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो फील्ड भी मुयस्सर नहीं है, हमें तो जिंदा रहने का हक भी नहीं दिया जा रहा। आप इस तरह लोगों की सांसें बंद करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। आप माजी के 60s और 70s से सबक सीखें। जब आपने 161 की सीटों वाले को, शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार डिक्लेयर करके उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और 81 सीटों वाले को इक़्तिदार दे दिया, तो खुदा न खास्ता उसका नुकसान अपनी ममलिकत को हुआ, हमारी रियासत को हुआ, हमारे मुल्क को हुआ। आज इस मुल्क में आप वाहिद सियासी जमहूरी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी आपके मसाइल हल कर सकती है। आपको अगर एहसास नहीं है तो आज एहसास करें और नज़रसानी कर लें अपनी उन पॉलिसीज़ के ऊपर। आज आप देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को देखें, जिन्होंने कहा कि आपके जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो उससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, 1/3 मसाइल उसी दिन आपके हल हो जाएंगे। और उसके साथ आप अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखो तो वो एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे मुख्तदर तबकों, हलकों, इदारों को ये चाहिए कि मुल्क का सोचें, 25 करोड़ आवाम का सोचें। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान भी हैं और पीटीआई के भी तर्जुमान हैं, जो फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल है उस बारे में तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? हम समझते हैं कि फ़लस्तीनियों का एक आज़ाद ममलिकत उनका हक है। ये फ़लस्तीन की ज़मीन और रकबा ये उनका है, और गासिबाना कब्ज़ा जो इज़राइल ने कर रखा है, जो जुल्म व बर्बरियत कायम कर रखी है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक दिए जाएँ। थैंक यू।